हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 7 अध्याय 8 उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। आओ जाने 13वीं से 15वीं सदी के दौरान उत्तर भारत के राज्य दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजपूत एवं अन्य स्थानीय राज्य एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, 13वीं से 15वीं सदी के प्रमुख राज्यों का स्वरूप। उत्तर भारत भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ से इसे समृद्धि प्रदान करती हैं। समृद्धि से भरे उत्तर भारत के इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए काफ़ी सख्त या प्रयास रहती थी। यहाँ हम 13वीं से 15वीं सदी के दो तरह के राज्यों को देखते हैं, एक स्वतंत्र रूप से निरंतर बने हुए राज्य तथा दूसरे दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर बने राज्य। तेरहवीं सदी से 15वीं में उत्तर भारत के प्रमुख राज्य दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, जौनपुर व बंगाल आदि थे। लेकिन उस समय इन राज्यों की राजनीतिक नीतियों का ताना बाना दुर्लभ था। आपसी संघर्ष के कारण ये राज्य कमज़ोर थे। उस समय उत्तर भारत के इन प्रमुख राज्यों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक तुर्क आक्रांता मोहम्मद घोरी का गुलाम व सेनापति था। मोहम्मद घोरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। 1075 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ के शासक मूलराज ने उसे बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद वह पंजाब पर आक्रमण किया। उसने दिल्ली व अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में पराजित किया, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में उसने पृथ्वीराज तृतीय तथा 1194 में कन्नौज के युद्ध में यहाँ के शासक जयचंद को हरा दिया। 1206 में मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। यह राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया। वह एक गुलाम था और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी अपने जीवन काल में गुलाम रहे थे, अतः ये सभी गुलाम वंश के शासक कहलाए। लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान 5 वंशों के शासन किया। ये वंश इस प्रकार हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली के सुल्तानों ने भारत में जिस राज्य को स्थापित किया वह शीघ्र ही एक शक्तिशाली केंद्रीभूत शासन की इकाई में विकसित हो गया। सैन्य क्षमता के बल पर कोई भी सुल्तान बन सकता था। सुल्तान का पद सल्तनत में केंद्रीय पद था। वह कानूनी सत्ता उसी में निहित थी। उसकी नियुक्ति व उत्तराधिकार कोई नियम नहीं था। सुल्तान वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। दिल्ली में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम सल्तनत शासक द्वारा बनाई गई थी। यह भारत की पहली सल्तनत कालीन इस्लामिक इमारत मानी जाती है।
सल्तनत काल के प्रमुख सुल्तान। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। उसने 1210 से 1236 तक शासन किया। राज्य को संगठित करके वह विस्तार देने के लिए उसने 40 दासों की नियुक्त किया, जिसे चालीसा दल कहा जाता है। रणथंभौर, ग्वालियर और मालवा के शासकों ने उसका विरोध किया। 1226 में रणथंभौर के शासक वीर नारायण ने उसका मुकाबला किया, लेकिन उससे उसे हरा दिया। 1231 में ग्वालियर के शासक मंगलदेव ने इल्तुतमिश का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इल्तुतमिश ने ग्वालियर जीत लिया। वह किले में जाकर 700 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। 1233 में नागदा के गुहिलोत व 1234 में गुजरात के सोलंकी शासकों ने इल्तुतमिश को हरा दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया। वह भिलसा नगर के 300 मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने उज्जैन को लूटा व महाकाल का प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाया। उसने सल्तनत को इक्ता नामक प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर प्रशासन को संगठित किया। उसने नई मुद्रा व्यवस्था स्थापित की तथा चांदी का सिक्का टका चलाया। मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश के समय मुस्लिम धार्मिक वर्ग उलेमा चाहता था कि हिंदुओं को इस्लाम अथवा जजिया के विकल्प की बजाय इस्लाम अथवा मृत्यु का विकल्प दिया जाना चाहिए। वे यह प्रस्ताव लेकर सुल्तान इल्तुतमिश के पास गए। सुल्तान ने अपने मंत्री जुनैदी की ओर देखा। जुनैदी ने स्पष्ट किया कि उलेमा का कथन उचित है, पर व्यवहारिक नहीं। मुस्लिम आटे में नमक के बराबर है। यदि ऐसा किया जाता तो हिंदू इकट्ठे होकर मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे, लेकिन जब हमारी संख्या पर्याप्त हो जाएगी तो हम यही करेंगे। इस उत्तर से उलेमा संतुष्ट हो गया। उपरोक्त विवरण से यह पता चलता है कि सुल्तान इल्तुतमिश एक बुद्धिमान शासक था। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि हिंदू प्रतिरोध के भय के कारण भारत का पूर्ण इस्लामीकरण नहीं हो पाया था। रजिया बेगम। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम एक योग्य, कुशल प्रशासनिक वीरांगना, साहसी और प्रतिभा संपन्न सुल्ताना थी। मध्यकाल में सिंहासन पर बैठने वाली वह प्रथम व अंतिम मुस्लिम स्त्री थी। उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा व प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। वह पर्दे को त्याग कर पुरुषों के वस्त्र पहनकर राज्य संचालन करती थी। यद्यपि दिल्ली के अमीरों सरदारों ने उसे सिंहासन प्राप्त करने में सहयोग दिया, परंतु फिर भी बहुत से अमीर उसके विरोधी थे। उन्होंने रजिया को स्त्री होने के कारण सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। अतः कुछ समय पश्चात मुल्तान, झांसी, लाहौर और बदायूं के सूबेदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस अवसर पर उसकी बड़ी कूटनीति से काम लिया और आक्रमणकारी सूबेदारों में फूट डलवाकर विद्रोह को दबा दिया। जब लाहौर के सूबेदारों कबीर खां ने विद्रोह किया तो रजिया ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। इसके बाद बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और विशाल सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। रजिया पराजित हुई और अल्तुनिया ने उसे बंदी बना लिया। रजिया ने स्थिति को समझते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अतः अब वे दोनों सेना सहित दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करने लगे, परंतु बहराम शाह ने उन्हें परास्त कर दिया। अल्तुनिया और रजिया भागने में सफल हो गए, लेकिन 1240 में कैथल के समीप कुछ विद्रोहियों ने उसका वध कर दिया। रजिया के मकबरे के अवशेष कैथल शहर में आज भी हैं।
रजिया सुल्तान के मकबरे का अवशेष कैथल, हरियाणा। बलबन। गुलाब वंश के सुल्तानों में बलबन सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसका संबंध तुर्क वंश के इलबारी कबीले से था। बलबन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व अवसरवादी व्यक्ति था। इसी अवसरवादिता के कारण उसने गुलाम के शासक तक का सफ़र तय किया। वह इल्तुतमिश के काल में अपनी योग्यता के बल पर 40 में शामिल हो गया। रजिया के शासन काल में बलबन अमीर शिकार, शाही शिकार का प्रबंधक के महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया। उसने रजिया को पस्त करवाने तथा बहराम को सुल्तान बनाने का सक्रिय योगदान दिया। अतः बहराम शाह ने बलबन की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अमीर आखुर, शाही अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया तथा उसे रेवाड़ी व झांसी की जागीरें भी दी। बलबन के प्रयास से 1240 में नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन काल में बलबन का महत्व और बढ़ गया। सुल्तान ने उसे वजीर, प्रमुख मंत्री नियुक्त किया। अतः राज्य का समस्त शक्तियाँ व्यापारिक रूप से बलबन के हाथों में आ गई। 1266 में सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु अथवा हत्या के पश्चात बलबन स्वयं सुल्तान बन गया। उसने 1286 तक शासन किया। दिल्ली के निकट मेवात के क्षेत्रों लोगों ने बलबन का विरोध किया। इसके विरोध से बलबन बहुत चिंतित हुआ। उसने मेवातियों पर बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया और उन्हें बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया। इस क्षेत्र में सैनिक चौकियां स्थापित करवाई गई ताकि वे पुनः सिर न उठा सके। कटेर के लोगों ने भी बलबन का विरोध किया। इन लोगों को भी बलबन ने बहुत अत्याचार किए। गांव के गांव उजाड़ दिए गए, सभी युवकों को मार डाला गया और महिला और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। बलबन ने क्रूरता के साथ अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसने अपने विरोधियों को कठोरता से व्यवहार किया। उसने दिल्ली सल्तनत की सेना को पुनर्गठन किया। 40 सरदार 40वां संगठन को प्रभावहीन किया जो इल्तुतमिश के समय में बनाया गया था। उसके दरबार में प्रचलित नियमों का कड़ाई से पालन करवाया। उसने अमीरों को सिजदा तथा पाबोस की प्रथा को मनाने के लिए बाध्य किया। उसने राज्य के उच्च पदों पर केवल मुस्लिम कुलीन परिवार के सदस्यों को ही नियुक्त किया। सिजदा, घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पाबोस, सुल्तान के कदमों को चूमना। जलालुद्दीन व अलाउद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक केकूबाद की उसके एक अमीर सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। वह खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी भी अवसरवादी और धन का लालची था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई। सुल्तान बनने से पूर्व जलालुद्दीन कैथल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। वह मंडार सरदारों ने तुर्कों का डटकर विरोध किया। एक लड़ाई में एक मंडार सरदार ने तलवार से जलालुद्दीन के चेहरे पर ऐसा घाव दिया जिसे वह जीवन भर न भूल सका। सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम दिया। दरबारी बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन जलालुद्दीन ने उन्हें बताया कि मैंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ऐसा मंडार जैसा वीर नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा आदि पर अनैतिक उपायों से विजय प्राप्त की और लूटमार करके बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। इसी प्रकार मलिक काफूर नामक सेनापति की सहायता
से दक्षिण भारत के में वारगल, देवगिरी, द्वार समुंदर व मथुरा आदि राज्यों को जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक कानून व आर्थिक नियम बनाए, परंतु उसके जीवन के साथ ही समाप्त हो गए। हिंदू बहुमल्ल क्षेत्रों का उसके काल में बड़ा शोषण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर निकले। खुसरो खान का अलप शासनकाल। 1320 में खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक खां की उसके ही वजीर खुसरो खान ने हत्या कर दी। अपने अल्पकालीन शासनकाल में खुसरो खान ने गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। यह धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में कृषि एवं माल ढुलाई पूर्णतः बैलों पर आधारित थी। 1320 ईस्वी में दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने खुसरो की हत्या कर दी और स्वयं को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की गणना दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तानों में की जाती है। उसका वास्तविक नाम जूना खां 1325 में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद वह स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसके राज्य के सरदारों तथा प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपार धन लुटाया। उसने 1351 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने राज्य को 23 सूबों में बांटा था। मोहम्मद बिन तुगलक नई नई योजना बनाने तथा उन्हें लागू न करा पाने के लिए प्रसिद्ध था। उसकी योजनाओं के कारण लोगों को घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। उसकी योजनाएं व्यवहारिक कम और काल्पनिक अधिक मानी जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र, खगोल, गणित व भौतिक विज्ञान का विद्वान था। वह तुर्की, संस्कृत, फारसी व अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। उसकी मृत्यु पर कहा गया है कि सल्तनत को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं। राजधानी परिवर्तन। 1327 से 1329 मोहम्मद बिन तुगलक की प्रथम महत्वपूर्ण योजना अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित करना था। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। देवगिरी उसके राज्य के मध्य में थी। सुल्तान यहाँ के उन्नत व्यवहार, कृषि उत्पादन तथा अच्छी जलवायु से प्रभावित था, लेकिन नई राजधानी में मौलिक संसाधनों का अभाव था, जिससे यह योजना असफल रही। पुनः दिल्ली राजधानी बनाई गई। गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि। सुल्तान द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई ताकि राज्य की आय में अभिवृद्धि हो सके, लेकिन उसी दौरान इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। किसान कर न दे सके, अतः उन्होंने इस योजना का विरोध किया। परंतु अधिकारियों ने असहाय किसानों पर शक्ति का प्रयोग कर भू राजस्व देने के लिए बाध्य किया, जिससे किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब सुल्तान ने सेना भेजी तो बहुत से लोग मारे गए और शेष अपनी भूमि छोड़कर अपने परिवार सहित इस क्षेत्र से भाग गए। इस योजना से राज्य को आर्थिक हानि हुई। साकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1330 से 1332 मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी महत्वपूर्ण योजना साकेतिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। नए सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर कर दिया, लेकिन शाही टकसालों की अव्यवस्था के कारण योजना असफल हो गई। लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, अतः सुल्तान को पुनः पुरानी व्यवस्था अपनानी पड़ी। परिणामस्वरूप सुल्तान की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। कृषि सुधार की योजना। 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर फसलों की उपज में वृद्धि करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने दीवान अमीर को ही नामक कृषि विभाग स्थापित किया।
उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षण पर 2 वर्षों में 70 लाख रुपए व्यय कर दिए, परंतु सुल्तान की यह वैज्ञानिक योजना भी पूरी तरह असफल रही। खुरासान एवं कराची विजय की योजना 1332 से 1333। मोहम्मद बिन तुगलक विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था, अतः उसने खुरासान को जीतने की योजना बनाई। विशाल सेना का गठन किया, सैनिकों को 2 साल का अग्रिम धन भी दिया गया, लेकिन खुरासान पर आक्रमण नहीं किया जा सका। सुल्तान इस सेना को कराची कमाऊ क्षेत्र को जीतने के लिए भेज दिया, लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने सेना का डटकर विरोध किया। कहा जाता है कि इस अभियान में गए लगभग 1 लाख घुड़सवारों में से कुछ ही सैनिक जीवित लौटे। इस अभियान में गए लगभग 1 लाख घुड़सवारों में से केवल कुछ ही सैनिक जीवित लौटे। सैनिक प्रशिक्षण तथा सैन्य संसाधनों के लिए सुल्तान को भारी कर्जा उठाना पड़ा, जिससे राज्य का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक में बहुत से गुण विद्वान थे। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने गुणवान सुल्तान को भला विफलता का मुख क्यों देखना पड़ा। इस योजनाओं के परिणाम राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए, जो तुगलक साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बने। फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। नगरकोट के राजा ने उसका विरोध किया तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया तथा माता ज्वालामुखी के मंदिर को नुकसान पहुंचाया। सिंध के शासक जाम ने भी उसका विरोध किया। जब फिरोज शाह तुगलक ने इस पर आक्रमण किया तो जाम ने डटकर मुकाबला किया। फिरोज शाह तुगलक एक धर्मांत शासक माना जाता है। पूर्ववर्ती सुल्तान ब्राह्मणों के अतिरिक्त बाकी हिंदुओं से जजिया कर लेते थे, परंतु उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। उसके शासन काल में सल्तनत की सैन्य व्यवस्था में कमजोरी आई, जो उसके वंश के लिए घातक सिद्ध हुई। सिंध के शासकों ने तुगलक वंश के शासकों का लगातार विरोध किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन वह उसे जीत न सका। फिरोज शाह तुगलक ने शासक बनने के बाद सिंध व ठट्टा को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसे वहां के लोगों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली से उसकी सेना का संपर्क 6 महीने तक टूटा रहा। बड़ी मुश्किल से वह दिल्ली वापस लौटा। सिंध में एक कहावत बन गई, देखो शेख परंपरा का कमाल, एक तुगलक गया मर गया, दूसरे को जरा संभाल। सैद वंश एवं लोधी वंश। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह दिल्ली से तुगलक वंश की सत्ता नष्ट कर दी। उसका एक सेनापति खिज्जर खां जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसे वंशज सैद वंश के शासक कहलाए। लेकिन 1451 में सैद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहल लोधी ने हटाकर लोधी वंश की नींव रखी। लोधी वंश में बहल लोधी के बाद सिकंदर लोधी 1489 में सुल्तान बना। उसने ही आगरा नगर की नींव रखी। 1517 में उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी सुल्तान बना, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया तथा दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत राज्य का स्वरूप। शासन व्यवस्था। दिल्ली के सुल्तानों की निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। सुल्तान शासक के सर्वसर्वा थे। सुल्तान की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वे राज्य के प्रमुख न्यायाधीश, सेनापति व उच्च अधिकारी भी थे। उनका निर्णय अंतिम था। राज्य के अन्य अधिकारी अपने प्रशासनिक कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए
सुल्तान अन्य राजकीय पदाधिकारियों की सहायता लेता था। इसमें प्रमुख थे वजीर, दीवान वजारत, सदर उस सदूर, दीवान रसालत और दीवान ए कज़ा, दान और न्याय, आरिज ए मुमालिक, दीवान अर्ज और दबीर ए खास, दीवान इंसाफ, पत्राचार विभाग थे। प्रांतीय प्रशासन। दिल्ली सल्तनत कई इक्तों प्रांतों में बटी हुई थी। सुल्तान अपनी इच्छानुसार इक्तों की संख्या कम या ज़्यादा करते थे। इक्ता का शासन प्रबंध इक्तेदार के जिम्मे था। इक्ता सिखों में बटे थे। सिख का शासन प्रबंध सिकेदार होता था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। सैन्य संगठन। दिल्ली सुल्तानों की सारी शक्ति सेना पर निर्भर थी। उनका अधिकांश समय युद्ध या युद्ध संबंधी कार्यों में ही व्यतीत होता था। घोड़े, पैदल तथा हाथी उनकी सेना के 3 प्रधान अंग थे। सेना प्रमुख सुल्तान ही होता था। सेना संगठन के सभी अधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान करता था। न्याय प्रबंध। न्याय के क्षेत्र में भी सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश था। फिर भी न्याय करने के लिए राज्य में काजी, मुमालिक, अमीर दाद, अजीब आदि थे। न्यायिक व्यवस्था धर्म आधारित थी। काजी प्रमुख न्यायाधिकारी होता था। न्याय करते समय धार्मिक भेदभाव भी किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था। सल्तनत काल में भारतीय समाज स्पष्ट 2 वर्गों में बटा हुआ था, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। हिंदू देश में बहुसंख्यक प्रजा थे, परंतु शासन में उनकी भागीदारी नहीं थी। हिंदुओं में अधिकांश कृषक थे। हिंदुओं को सदा कुचले जाने का भय रहता था। मुस्लिम समाज की स्थिति कुछ अच्छी थी। वे राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त थे। हिंदुओं से मुसलमान बन गए लोगों को भी कोई बड़े पद अथवा अधिकार नहीं मिलते थे। हिंदुओं से प्रभावित होकर मुस्लिम समाज भी कई वर्गों में बट गया था। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। दीवान वजारत, राजस्व विभाग, सदर उल सदर, सुदूर, धर्म एवं राजकीय दान विभाग, दीवान ए रसालत, विदेशी विभाग, दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग, आरिज ए मुमालिक, सेना मंत्री। स्थानीय राज्य। बंगाल। बंगाल अपने अतिरिक्त आंतरिक साधनों और विदेशी व्यापार के कारण अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। 750 ईस्वी से यह पाल वंश के राजा शासन कर रहे थे। विदेशी आक्रांता के रूप में बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 में जीता। वह घोड़े के एक सौदागर के रूप में अचानक बंगाल की राजधानी नदिया पहुंचा और उसने धोखे से राजमहल पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन घबरा कर भाग गया और बख्तियार खिलजी बंगाल के बड़े भाग का शासक बन गया। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। उसने असम पर आक्रमण किया, परंतु वह केवल 100 सैनिकों के साथ ही जीवित लौट सका। परिणाम स्वरूप उसने अपने साथियों ने ही उसकी हत्या कर दी। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु उसने बंगाल पुनः स्वतंत्र हो गया क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर होने के कारण बंगाल पर केंद्रीय नियंत्रण रखना कठिन था। बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ तुगरिल बेग के विद्रोह को दबाकर अपने पुत्र बुगरा खां को सूबेदार नियुक्त किया। बाद में बुगरा खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उसके वंशज बंगाल के शासन करने लगे। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल पर आक्रमण किया और बुगरा खां के वंशज नसीरुद्दीन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली।
मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में हाजी इलियास बंगाल का शासक बना और 1357 में हाजी इलियास की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर शाह गद्दी पर बैठा और उसने 1393 तक राज किया। सिकंदर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आजम खां 1393 ईस्वी से 1409 तक राज किया। उसने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। आजम खां का उत्तराधिकारी सैफुद्दीन अजमा शाह का एक अयोग्य शासक था। उसके समय में दिनाजपुर के राजा गणेश दुर्जनदेव ने बंगाली गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1442 तक उसके उत्तराधिकारी बंगाल पर शासन करते रहे। इसके बाद इलियस के वंशज इस्लाम शाह ने पुनः बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके वंशजों ने 1487 तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद कुछ समय तक बंगाल पर अबिसिनियाई सरदारों का नियंत्रण था। 1493 में हुसैन शाह ने बंगाल पर अधिकार करके हुसैन शाही वंश की नींव डाली। वह साहित्य और कला का पोषक था। गुजरात पश्चिमी भारत का एक समृद्धशाली राज्य था। 13वीं सदी में गुजरात में बिसल के बघेल वंश की सत्ता स्थापित की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में बघेल वंश के राजा कर्णदेव पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। कुछ वर्षों के विद्रोह के पश्चात मलिक काफूर की सहायता से 1310 ईस्वी में उसके राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। उस समय से लेकर 1398 में तैमूर के आक्रमण तक गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रदेश बना रहा। तैमूर के आक्रमण के पश्चात गुजरात के सूबेदार जफर खान ने तुगलक साम्राज्य में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाया और 1401 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1411 में अहमद शाह गुजरात का शासक बना। उसने 1442 तक राज्य किया। उसने गुजरात की सीमाओं का विस्तार किया। उसने हिंदुओं को धर्म बदलकर मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ वर्षों के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना। उसने 53 वर्ष 1498 से 1511 तक राज किया। उसने इस लंबे शासन काल में अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने जूनागढ़, सूरत और कच्छ को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। 1484 में उसने चंपापनेर पर भी अधिकार कर लिया। उसने एक जल सेना का भी निर्माण किया और पुर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोह सफल युद्ध किए। मेवाड़ राजपूतों का एक प्रमुख राज्य था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और राजा रतन सिंह व उसके बहादुर सेनापति अघोरा व बादल को पराजित करके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ पुनः स्वतंत्र हो गया। राणा अमीर ने 1324 ईस्वी से 1364 तक राज किया। उसके शासनकाल में मेवाड़ बहुत प्रगति की। इसके बाद छेतर सिंह वहाँ का शासक बना और उसने 1382 तक शासन किया। छेतर सिंह के बाद लाखा सिंह व मोक्कल सिंह शासक बने, जिसने 1432 तक शासन किया। मोक्कल सिंह ने कविराज वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय दिया। 1433 में राणा कुंभा 1433 से 1468 मेवाड़ का शासक बना। वह एक वीर एवं साहसी योद्धा और सफल सेनानायक था। उसने मेवाड़ की सेना को संगठित किया और सीमाओं पर दुर्गों का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ उसकी अमर कीर्ति है। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसने मालवा और गुजरात व अन्य शासकों के विरुद्ध सफल युद्ध किए। राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में गहरा युद्ध हो गया। इस संघर्ष के अंत में संग्राम सिंह को सफलता मिली। उसके शासनकाल 1509 से 1528 में मेवाड़ अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचा।
क्या आप जानते हैं मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ के नाम से जानी जाती थी। मेवाड़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, मर्यादा एवं गौरव का प्रतीक थी रही। गुहिलोत व सिसोदिया वंश के राजाओं ने लगभग 1200 वर्ष तक मेवाड़ राज्य पर शासन किया। जौनपुर 1398 में भारत पर तैमूर के आक्रमण के बाद जौनपुर के राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां नामक एक व्यक्ति ने की, जो तुगलक वंश की दिल्ली के सुल्तानों का एक अधिकारी था। उसे मलिक उ सरक की उपाधि मिली। उसके वंशज सरकी वंश के नाम शासक कहलाए। 1399 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका दत्तक पुत्र मलिक कर्णफूल मुबारक शाह सरकी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। अल्पकालीन शासन के बाद 1402 में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई और इब्राहिम शाह सरकी उसका उत्तराधिकारी बना। वह सरकी वंश का सबसे योग्य शासक था तथा कला एवं साहित्य का आश्रय देता था। वह सुंदर भवनों का निर्माण करवाया जिन पर हिंदू वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव था तथा साधारण ढंग की मीनारों से रहित मस्जिद बनवाकर इस नगर को अलंकृत किया। उनका दरबार अनेक विद्वानों से सुशोभित था तथा उस समय भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया गया। अतः सांस्कृतिक व धार्मिक उपलब्धियों के कारण जौनपुर उस समय पूर्व का सिराज कहलाने लगा। इब्राहिम शाह सरकी के बाद पुत्र मोहम्मद शाह हुसैन शाह शासक बने। प्रारंभिक सफलताओं के पश्चात हुसैन शाह बहल लोदी से हार गया तथा उसके राजा जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में ला लिया गया। बहल ने अपने पुत्र बरबक को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। मालवा पर 13वीं सदी के अंत तक परमार वंश के राजाओं का शासन था। इनकी राजधानी थार थी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइल उल मुल्क के नेतृत्व में वहां के लिए एक सेना भेजी। इस युद्ध में मालवा का शासक महलक देव पराजित हो गया। मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। तब से 1398 तक दिल्ली के अधीन रहा। तैमूर के आक्रमण के समय यह अन्य प्रांतों की तरह स्वतंत्र हो गया। 1406 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान से व्यापारिक रूप से स्वतंत्र होकर दिलावर खां मालवा का शासक बना। 1407 ईस्वी में उसके बाद उसका महत्वाकांक्षी पुत्र अलफ खां हुसंग के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने थार के स्थान पर मांडू को अपनी राजधानी बनाया। 1422 में उसने उड़ीसा पर अचानक आक्रमण किया और उसने वहां के राजा पर को 75 हाथी व बहुत सारा धन देकर विवश किया। उसने खेरला, दिल्ली, जौनपुर और गुजरात के शासकों के विरुद्ध भी युद्ध किए। 1435 में उसका बड़ा पुत्र गाजी खां मोहम्मद शाह के नाम से मालवा का सुल्तान बना। वह एक अयोग्य शासक था। 1436 में उसके मंत्री मोहम्मद खिलजी ने उसका वध करके गद्दी हड़प ली। इस प्रकार मालवा में खिलजी सुल्तानों के वंश स्थापित हुआ। महमूद खिलजी ने गुजरात, दिल्ली, बहमनी एवं मेवाड़ के शासकों के विरुद्ध विद्रोह किए। मेवाड़ के राणा के साथ 1437 में सांगरपुर के युद्ध में वह हार गया। इस विजय की स्मृति में मेवाड़ के राजा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बना। निसंदेह मोहम्मद खिलजी मालवा के मुस्लिम शासकों में सबसे अधिक योग्य था। उसने अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिम में गुजरात की सरहद तक, पूर्व में बुंदेलखंड तथा उत्तर में मेवाड़ एवं हेराती तक बढ़ाया। उसने मांडू में एक 7 मंजिला स्तंभ भी बनवाया। 1469 में मांडू में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे। धीरे धीरे
मालवा साम्राज्य का पतन होता चला गया। मोहम्मद खिलजी का पुत्र गियास खां मालवा का अंतिम शासक था। रणथंभौर। राजपूतों के राज्य में रणथंभौर प्रमुख राज्य था और 13वीं शताब्दी के आरंभिक समय तक अपनी विशाल हिंदू विरासत को सहेजे हुए था। मगर 1227 में मानो इसे ग्रहण लग गया हो, इल्तुतमिश ने चौहान शासक वीर नारायण को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद राणा अमीर देव यहाँ का शासन स्थापित करने में सफल हो गया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा अमीर देव को षड्यंत्र से हरा दिया। यहाँ अलाउद्दीन के सैनिकों ने खूब लूटमार की और अनेक मंदिरों को तोड़ दिया। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। रणथंभौर का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण राजा सज्जन सिंह नागिल ने कराया था। इसके 7 द्वार हैं। किले में 24 स्तंभों वाला बड़ा सभास्थल बना है। यह किला 3 मंजिला इमारत है। इसमें 32 खंभे हैं जो छतरियों और गुंबदों को सहारा देते हैं। अकबरनामा के लेख अब्दुल फजल में इस दुर्ग के बारे में कहा कि यह कवच के समान प्रतीक होता है। स्थानीय राज्यों का स्वरूप। 13वीं सदी के अनेक स्थानीय राज्यों पर राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। इनमें मेवाड़, गुजरात, मालवा, रणथंभौर। शासन व्यवस्था। राजपूत राज्य सामंतवादी प्रथा पर आधारित थे। राजपूत राज्य कई जागीरों में बटे हुए थे। वे जागीरदार व सामंत राजा के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़े थे। संकट के समय ये राजा की सहायता करते। सामंत नियमित रूप से राजा को वार्षिक कर देते थे। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। वह अपने राज्य को सर्वोच्च अधिकारी, प्रमुख सेनापति और मुख्य न्यायाधीश होता था। निरंकुश होते हुए भी राजा प्रजा की रक्षा तथा जन कल्याण के कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। इन्हीं राजाओं एवं शासकों के आपस में लड़ने के कारण इनके राज्य का पतन हुआ। सैनिक व्यवस्था। राजपूतों का सैनिक संगठन विशेष प्रकार का था। राजा की व्यक्तिगत सेना कम होती थी। सामंतों की संयुक्त सेना पर राजा की शक्ति निर्भर थी। राजपूत सेना में पैदल घुड़सवार आती थे। राजपूत युद्ध करना अपना कर्तव्य समझते थे। ये युद्ध कौशल में निपुण होते थे। न्याय व्यवस्था। दंड विधान कठोर था। धर्मशास्त्रों और परंपराओं के अनुसार न्याय किया जाता था। न्यायिक व्यवस्था हिंद परंपरा पर आधारित थी। राजा अपने राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सामाजिक जीवन। इस काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज कई जातियों और उपजातियों में विभाजित था। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। वे राजपूत राजाओं के पुरोहित और मंत्री होते थे। रक्षा का भार क्षत्रियों पर होता था। वे शासन और सैनिक दोनों होते थे। वैश्य व्यापार करते थे। शूद्र वर्ग के लोग अन्य सेवा कार्य करते थे। समाज में जाति का महत्व था। शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छा समझा जाता था। अर्थव्यवस्था। राज्य की आय का मुख्य आधार कृषि था। यह मौसम के अनुसार रबी तथा खरीफ की फसलों को उगाया जाता था, जैसे गेहूँ, धान, चना, मटर, दालें, कपास, ज्वार, बाजरा, फल, सब्जी इत्यादि। भूमि की उपज के आधार पर उर्वरा, बंजर, खिल तथा मरु आदि प्रकार में बांटा गया था। सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, झीलें आदि का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः कृषि प्रकृति अर्थात वर्षा पर निर्भर थी। पशुपालन भी प्रमुख व्यवसाय था। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था का आधार था। इस काल में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख था। इसके अतिरिक्त ऊनी रेशमी वस्त्र का भी प्रयोग में लाए जाते थे। सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ, आभूषण आदि भी विभिन्न धातुओं के बनाए जाते थे। कला। राजपूत राजा महान निर्माता थे। उन्होंने अनेक मंदिर, किले, बांध, जलाशय और स्नानागार बनवाए।
सूर्य, विष्णु, शिव आदि की विभिन्न मुद्राओं में अनेक मूर्तियों का निर्माण किया। उस समय राजपूत हिंदू धर्म परंपरा को अपनाए हुए थे। उसके दुर्ग एवं किले बहुत मजबूत थे, अतः ये राज्य खुशहाल थे। आर्थिक रूप से गांव आत्मनिर्भर होते थे। क्या आप जानते हैं, उस समय भी भारत में का विदेशी से व्यापारिक संबंध था, जिसके अंतर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। निर्यातक वस्तु कपड़े, चावल, गेहूँ, रेशम, चीनी। आयात वस्तु नमक, कस्तूरी, रेशम, केसर, मेवे। समकालीन लेखक में गुजरात तट पर 84 बंदरगाहों का उल्लेख है। इनमें प्रमुख थी खंभात, पाटन, सोमनाथ, भरूच। यहाँ लगभग 300 जहाज प्रति वर्ष आते थे। हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है।